नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा बजट के दौरान सदन में घोषणा करते हुए कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत अब विधायक 2 करोड़ रुपए की राशि गांवों के साथ साथ शहरों में भी खर्च कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में घोषणा करते हुए कहा कि अब इस योजना को भी विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कहा जाएगा। इस योजना के तहत विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी सही काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हिसार जिला के गांव बालसमंद में बनने वाले कन्या महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा के अलावा वर्ष 2023-24 में 4000 प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर 14,334 करोड़ रुपए का कर्ज चला आ रहा था, जिसे हमने 6000 करोड़ रुपए कम करके 8,434 करोड़ रुपए पर लेकर आए हैं। इसी प्रकार बिजली निगमों का 25,850 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने अपने कर्ज के खाते में लिया था। यदि वह कर्ज बिजली निगमों पर रहता तो उन पर बहुत दबाव बना रहना था, लेकिन आज बिजली निगम फायदे में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कार्यकाल में प्रदेश में निवेश की रफ्तार बढ़ी है। जनसंख्या के आधार पर हरियाणा निवेश के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा निरंतर प्रगति कर रहा है। जो विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए लेते हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत विधायक ऐसे हैं जो केवल शहरी है या कुछ में शहरी गांव दोनों का है। तो ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब 2 करोड़ रुपया अगर दोनों तरह के क्षेत्र है तो दोनों में खर्च कर सकते हैं, शहर है तो शहर में कर सकते हैं, गांव तो गांव में कर सकते हैं। विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना, इसका नाम है वेंगी। अब वेंगी की बजाय वेंगी होगा, वेंगी होगा, ठीक है। तो ये 2 करोड़ रुपया शहर में गांव में जो उसका एरिया है, लेकिन इसका नोडल अधिकारी जो है डायरेक्टर पंचायत रहेगा, क्योंकि एक को रखना ही पड़ता है। वो डिमांड अगर उनको शहर की जाएगी तो अपने आप डायरेक्टर शहरी को भेज देंगे। आप एक काम करिए, 2 करोड़ रुपए इतनी अमाउंट तो होती नहीं है साल में कि आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके देंगे। आप एक साथ 2 करोड़ का दीजिए और एक साथ फिर जो यूसी नहीं देते हैं, यूसी नहीं देते तो कार्रवाई होगी। ऐसा समय पर यूसी क्यों नहीं देंगे? या तो जो आपका बताया हुआ काम है कोई नॉन फिजिबल होगा तो आपको पता जाएगा ये काम जो आप बताए होने वाला नहीं है। अगर वो काम होगा तो उसको तुरंत उसको टाइम से करना ही पड़ेगा, उसका टाइम तय कर लेंगे। देखिए, चौधरी भजन लाल जी अपने इस प्रदेश के कई वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। बहुत एक छोटी सी मांग आई है वहां से, तो मुझे लगा इसमें पूरा करने में दिक्कत नहीं है। जो बालसमंद में गर्ल्स कॉलेज बनेगा उस गर्ल्स कॉलेज का नाम चौधरी भजन लाल जी के नाम से रखा जाएगा। एक विषय, अब बहुत छोटे छोटे विषय हैं जो अलग अलग विधायकों ने रखे, वो मैं रख रहा हूँ। एक विषय आया है 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा। अपने किसी एक सदस्य ने कहा कि ये 2021 में भी घोषणा थी, 2023 में फिर कर दी। दोनों बातें ठीक है। 2021 में जो 4000 प्लेवे की जो कन्वर्ट करने थे आंगनवाड़ी के, उसमें से अधिकांश हो गए हैं। उसके अलावा नए 4000 स्कूलों की ये घोषणा है प्लेवे स्कूल की, उसके साथ इसका संबंध नहीं है। जहां तक बाजरे का विषय श्रीमती किरण चौधरी ने उठाया था कि बाजरा जो है इस सीजन में 2022 में हैफेड ने ये कितना खरीदा है। उन्होंने तो कहा कि 11,069 क्विंटल ही समर्थन मूल्य पर खरीदा। कि वो जो 11,069 बता रहे हैं, 11,070 मीट्रिक टन, ये भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत जो है ये पैसा 2 प्रकार से दिया जाता है। अगर तो कमर्शियल खरीद करते हैं तब तो बाजार भाव से ही खरीदते हैं, क्योंकि उनको अपने आप स्वयं यूज करना होता है उसका। फिर उनको जितना भावांतर भरपाई देना होता है उनको अलग से चला जाता है। लेकिन जो सरकार की ओर से नहीं, नेफेड की ओर से खरीदते हैं, वो फिर हम पहले देते हैं किनको, हैफेड को 450, वो 450 मिला करके टोटल 2350 में खरीदा जाता है। तो 2350 में जो पर्चियां कटी है वो 11,000 की कटी है। बाकी जो 69,000 मीट्रिक टन जो खरीदा गया है वो किसान के खाते में सीधा 450 रुपए के हिसाब से गया। इसलिए इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ये जो बल्कि एक लाभ और भी किसानों को हमने दिया है ऑन एवरेज बेसिस। अगर बाजरा कोई नहीं भी बेचता, घर में भी कंजम्पशन उसकी होती है, क्योंकि बहुत परिवारों में बाजरा होता है वो साल भर अपना यूज करते हैं, उनको भी ये 450 रुपया क्विंटल की भावांतर भरपाई योजना का पैसा जाता है। जीएसटी के एवज में जो बैक टू बैक लोन लिया जाता है, मेरा ये कहना है कि जीएसटी का जब लागू हुआ था उस समय एक प्रावधान किया गया था कि 14% की अगर आपके यहाँ
वृद्धि नहीं होती है तो उसमें जितना कम रहेगा उसकी कंपनसेशन सेंटर करेगा। सेंटर ने कंपनसेशन किया, लेकिन आखिरी सालों में आकर के उनके पास इतना पैसा, क्योंकि 5 साल तक चालू था, ये 5 साल बाद बंद होना था, बंद होने के बाद भी वो कंपनसेशन का पैसा नहीं था। जीएसटी काउंसिल ने उसका निर्णय किया कि एक सेस लगाया जाए और उस सेस में से ये जो पैसा है प्रदेश सरकारों को दिया जाए। अब वो सेस लगाने के बाद एक निर्णय आया कि अब इसको तुरंत रिकवर कहां से करें। तब जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया कि एक लोन लिया जाएगा और वो लोन जितना गैप है उस गैप के आधार पर उसका इंटरेस्ट जो है वो सेंटर देगा और लोन का पैसा भी वो सेंटर ही भरपाई करेगा सेस में से। लेकिन बुक्स में वो लोन जो है और वो स्टेट्स के नाम रहेगा, स्टेट्स के नाम लिया जाएगा, बाद में भरपाई जो है वो सेस में से और सेंटर करेगा। तो इस नाते से वो बैक टू बैक लोन का विषय इतना ही है, सारा पैसा जितना 14% के हिसाब से हमें आना है पूरे का पूरा आएगा, जितना बकाया है उसको बैक टू बैक लोन रखा गया है। इसके अंदर कोई हमारा ऐसा विषय नहीं है, ये सब जगह का एक प्रावधान है आंकड़ों के अंदर, वो यानी बजट की गणना में वो किया गया है। जीएसटी और डेबिट लायबिलिटी का जो अनुपात, अब जीएसटी जो होती है वो कुल मिलाकर के हमारा एक टैक्स का एक सिस्टम है और उसमें अगर हम डेबिट लायबिलिटी को उसके हिसाब से अगर करेंगे तो उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। कारण क्या है कि जो जीएसडीपी या जीएसटी ये हमारे यहाँ स्टेट में कितना प्रोडक्शन हुआ है कुल, और उस प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू क्या बढ़ती है, टोटल वैल्यू के हिसाब से उसको आबादी से डिवाइड कर दे, वो जीएसडीपी आ गया। अब इसके अंदर जो टैक्स रेवेन्यू है, डेबिट लायबिलिटी है, वो हमारे बजट का एक हिस्सा है। बजट की इनकम ज्यादा है तो लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, खर्चा ज्यादा है तो लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन जो जीएसडीपी है उसके हिसाब से उसका कोई रेशो, कोई टैक्स का तो बनता नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा उसमें प्रोडक्ट ऐसा होता है जिस पर हमको वो टैक्स नहीं मिलता। उदाहरण के लिए कृषि का उत्पाद है, अब हमारे यहाँ जितना ज्यादा धान पैदा होगा, गेहूं पैदा होगा, कोई और पैदा होगा, उसके ऊपर तुमको कोई रेवेन्यू मिलता नहीं है सरकार को। वो पैदा होगा, जीएसडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन उसका कोई हमारे रेवेन्यू पर असर पड़ेगा या हमारा जो ये जो टीआरआर जिसको कह सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसीट, वो घट रही या बढ़ रही है, उसका उससे संबंध नहीं है। हाँ, लगातार हमारा जीएसडीपी बढ़ रहा है, आज 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास जीएसडीपी हो गया है, और वो जो जीएसडीपी बढ़ा है वो हमको एक फैसिलिटी देता है कि हम अपने स्टेट के विकास के लिए कितना पैसा बोरो कर लोन ले सकते हैं, कितना बोरो कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। और उसकी लिमिट पहले ये 25% होती थी, कोविड के कारण से इसकी लिमिट बढ़ा दी गई 33%, और जब 33% बढ़ गई है तो भी आज हम इस अगले बार भी 26-27% के आसपास ही है। वो आंकड़े मेरे पास होंगे, मैं सारे बता दूंगा। लगातार हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी का बढ़ा है, सेकेंडरी का उससे कम बढ़ा है और प्राइमरी का कम हुआ है। ये लगातार ये ट्रेंड चल रहा है। वरुण चौधरी जी ने एक ये विषय उठाया था कि जो पड़ोस के राज्य हैं उनकी तुलना में केंद्र से हमें मदद क्यों कम मिलती है। देखिए, ये फाइनेंस कमीशन जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसके अपने फार्मूले हैं, हम उसमें जबरदस्ती जाके ले सकते हैं मदद, ऐसा नहीं है। उनके अपने सिस्टम है, और इसमें एक सिस्टम ऐसा है जो शायद हमें अच्छा इसलिए नहीं लगेगा कि द मोर प्रोग्रेसिव द स्टेट इज द लेसर द ग्रांट विल कम फ्रॉम द सेंटर। ये उनका फार्मूला है। जो पिछड़े जितने स्टेट हैं उनको वो ज्यादा मिलेगा, पहाड़ी राज्यों को ज्यादा मिलेगा, हमसे राजस्थान को ज्यादा मिलेगा परसेंटेज में। हमारे यहाँ जीएसडीपी सबसे ज्यादा, यानी हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ एसओटीआर ये ज्यादा। तो ये सारी चीजें आंकड़े उनके पास भी होते हैं, उनके अपने सिस्टम है कि उसको अब या तो हम अपनी प्रगति रोक दें सेंट्रल फाइनेंस, सेंट्रल एड लेने के लिए, या हम अपनी प्रोग्रेस जितनी बढ़ रही है बढ़ते रहे, वहां जिस फार्मूले से जितनी मिलेगी उतनी ले लेंगे। ये कोई प्रोपोर्शनेटली नहीं होती है, ऐसा उनका जो एक नियम है, ये एक केंद्रीय सहायता का नियम है। वरुण जी, 84,000 करोड़ रुपए हमको एक फैसिलिटी मिली है इसलिए ले रहे हैं। अगर आज हम इसको रोकेंगे तो हम अपने प्रदेश में जो काम चला रहे हैं, जो हमने जितने काम करने हैं वो रुकेंगे। एक आदर्श स्टेट वही है जो लिमिट्स के अंदर अपना डेट लेती है, जो लिमिट से बाहर जाती है उसको हम नेगेटिव कह सकते हैं। हम जैसे मैंने बताया कि हम 33% से नीचे हैं, 25-26% है। आज पंजाब देख लो 48% क्या हुआ है, पंजाब 48% में क्या हुआ है। आज भी मैं इनको चैलेंज करता हूं कि हमारे एक्साइज के आंकड़े ये सब उठा के देख लें पिछले वर्षों के, कि हमारी टैक्स का रेवेन्यू एक्साइज का कितना बढ़ा है, हमारा टैक्स का रेवेन्यू
एक्साइज माइन से कितना बड़ा है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।